आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला खबरों का और सबसे पहले दिखा देते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। बीजेपी का मिशन बिहार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर दौरे पर थे। मोदी ने भरे मंच से नीतीश कुमार को लाडला सीएम कहा। बिहार की राजनीति में मोदी के संदेश को समझने की कोशिश हो रही है। जनहित में जानेंगे कि मोदी और नीतीश की ये केमिस्ट्री क्या कुछ खास बयां कर रही है। भागलपुर के मंच से मोदी और नीतीश ने लालू परिवार पर निशाना साधा, जंगल राज की याद दिलाई। पीएम ने महाकुंभ को लेकर दिए लालू यादव के बयान को मुद्दा बनाया और सीधे सनातन के अपमान से जोड़ दिया। उधर दिल्ली की राजनीति में आज विधायकों के शपथ ग्रहण का दिन रहा। विजेंद्र गुप्ता स्पीकर चुन लिए गए। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब उन्हें सदन से कई बार मार्शलों से निकाला गया था। अब चर्चा यह हो रही है कि क्या विजेंद्र का बदलापुर तैयार हो रहा है। उधर राजस्थान में सियासी रण उफान पर है। मंत्री अविनाश गहलोत के दाढ़ी वाले बयान पर महादंगल जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने रोकने के लिए पानी की बौछार कर दी। पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। बुधवार को महाशिवरात्रि का दिन है। महाकुंभ का आखिरी स्नान भी उसी दिन होना है। प्रयागराज में तैयारियां पुख्ता हैं। आज कई नामी गिरामी सितारों ने संगम नगरी में जाकर डुबकी लगाई है। आखिरी स्नान से पहले सियासी घमासान भी खूब हो रहा है। इसके अलावा भी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी जो रखेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं जनहित के सिलसिले के और सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको बिहार। आज से बिहार में सत्ता की रेस शुरू हो गई है। चुनावी साल में 8 महीने पहले एनडीए ने बिगुल बजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में पहली बार बिहार के दौरे पर पहुंचे और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हुई, उनका जिक्र हम जनहित में आगे करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर से कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। साल 2009 की यह तस्वीर। उस साल देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। नीतीश कुमार बिहार के और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पंजाब के लुधियाना में एनडीए की रैली हुई थी। उस रैली में मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की यह तस्वीर खूब वायरल हुई थी। यह तस्वीर भारतीय राजनीति की कुछ चुनिंदा तस्वीरों में से एक है। इस तस्वीर की वजह से ही मोदी और नीतीश की दूरियां भी बढ़ी थीं। बाद में 2013 में बीजेपी से नीतीश कुमार ने नाता भी तोड़ लिया था। तमाम उतार चढ़ाव और सियासी हिचकोले लेते हुए मोदी और नीतीश का रिश्ता आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए लाडला शब्द का इस्तेमाल किया। लाडला का मतलब दुलारा, प्यारा होता है। इस शब्द का इस्तेमाल अमूमन हम घरों में छोटे बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन 74 साल के मोदी ने 73 साल के नीतीश को लाडला क्यों कहा है, पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर आगे देंगे और जानकारी। मंच पर पीएम रथ पर सवार होकर पहुंचे। साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। भागलपुर का मैदान खचाखच भरा हुआ था। मंच पर मोदी पहुंचे तो भीड़ देखकर गदगद हो गए। बगल में बैठे नीतीश कुमार को हाथ से इशारा करके कुछ कह रहे थे, मानो भीड़ के बारे में ही बता रहे हों। मंच पर नीतीश और मोदी की केमिस्ट्री खास रही। मौका देश भर के किसानों की सम्मान निधि का था, लेकिन मंच पर मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर लगी थी। बताने की कोशिश थी कि नीतीश और मोदी अलग नहीं, एक हैं। महीनों बाद ये मौका आया जब दोनों नेता साथ दिखे। नीतीश कुमार ने मोदी के सामने ही इधर उधर और अगर मगर वाली थ्योरी को खारिज कर दिया। अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही काफी विकास होगा। 2 बार से नीतीश दिल्ली आ रहे थे तो बिना मोदी से मिले ही लौट जा रहे थे, जिसकी वजह से अटकलों का बाजार गर्म था। प्रधानमंत्री ने भी भागलपुर के मंच से नीतीश के काम की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि लाडला सीएम बताकर सियासी चौका जड़ दिया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
मोदी ने नीतीश को लाडला सीएम क्यों कहा है, इसका जवाब आप बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेताओं से ही जान लीजिए। सही बात कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के जनता के बीच में लाडले हैं। जनता उनको पसंद करती है और सारे राजनेता पसंद करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है और उन लोगों के आंखों पर और उन लोगों के कथन पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक तमाचा मारने का काम किया है। जो यह सवाल खड़ा करते थे कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं होंगे। असल में नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में एक अजीब तरह की कश्मकश है। माना जाता है कि नीतीश बिहार में जिस गठबंधन के साथ रहेंगे, सत्ता उसी के हाथ होगी। कम से कम अब तक का इतिहास तो यही कहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूल गए, अभी ना 10 वर्ष पहले डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, अब वो भूल गए। जेडीयू का मतलब बताए थे जनता का दमन उत्पीड़न, अब तो उनके गोद में जाकर नतमस्तक हैं, तो लाडले बता रहे हैं। आरजेडी के नेता अभी भले ही नीतीश को कोस रहे हैं, लेकिन पार्टी की अंदरूनी चाहत तो यही है कि नीतीश चुनाव में उनका साथ दे। लेकिन नीतीश ने आज कंफ्यूजन फिर से क्लियर किया है, साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जनहित की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि लाडला का मतलब होता है दुलारा, बहुत प्यारा। मोदी ने चुनावी साल में नीतीश को लाडला कहकर एक बड़ा सियासी मैसेज दिया है। यह मैसेज ओबीसी समाज को है। यह मैसेज उन लोगों को है जो नीतीश और मोदी के रिश्तों में दरार की गुंजाइश तलाशते रहते हैं। नीतीश कुमार मोदी के लिए लाडले क्यों हैं? कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2005 में नीतीश और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, सत्ता मिली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2010 में भी दोनों ने साथ चुनाव लड़ा और एनडीए को रिकॉर्ड 206 सीटें मिली थीं। भारतीय जनता पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। 2013 में नीतीश मोदी के नाम पर एनडीए से अलग हो गए थे। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। नतीजा यह हुआ कि लालू परिवार सत्ता में वापस लौटा, नीतीश ही मुख्यमंत्री बने। 2020 में फिर नीतीश और बीजेपी साथ आए, एनडीए की सरकार बनी। हालांकि सियासी पटरी नहीं बैठने की वजह से नीतीश बीच में बीजेपी से दूर होकर आरजेडी के साथ चले गए थे। पिछले साल दोबारा लौटे। अब सामने चुनाव है तो अटकलबाजियां जोरों पर हैं। मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला बताकर यह जताने की कोशिश की है कि नीतीश उनके साथ हैं और उनके लिए बहुत प्यारे भी। भागलपुर के जिस मंच से मोदी ने नीतीश को लाडला कहा, उस मंच से कैसे पूर्वी बिहार को साधने की कोशिश हुई है, अब जरा उसे समझते हैं। भागलपुर बिहार के बड़े शहरों में से एक है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हजारों की भीड़ पीएम मोदी को देखने, सुनने के लिए यहाँ पहुंची है। वैसे तो ये शहर कई ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं को अपने में समेटे हुए है, लेकिन भागलपुरी सिल्क, खुशबू के लिए मशहूर कतरनी चावल और जर्दालू आम के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। भागलपुर की जमीन और यहाँ के किसानों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी सिल्क का जिक्र करना नहीं भूले। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में भी टसर सिल्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हालांकि 1989 के दंगों ने इस शहर पर एक दाग लगाया। आज भी उसके जख्म जिंदा है। चुनावी मौसम में उस दंगे का जिन्न निकल ही आता है। नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम का जिक्र करके उस जिन्न को बोतल से बाहर निकालने की कोशिश की है। समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। 1989 में रामशिला पूजा को लेकर इसी भागलपुर में दंगे हुए थे। तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। इस दंगे के बाद बिहार का जो सियासी समीकरण बदला, उसमें मुसलमान वोटर लालू यादव के साथ शिफ्ट हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि चुनावी साल में पीएम मोदी के पहले कार्यक्रम के लिए भागलपुर आना महज संयोग नहीं, सियासी प्रयोग भी हो सकता है। इसी धरती से पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र करके बिना नाम लिए लालू यादव पर सीधा हमला बोला। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं।
महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ही पिछले दिनों कुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। अब भागलपुर में पीएम ने उसे मुद्दा बनाया है। भागलपुर में पहला कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पूर्वी बिहार बल्कि सीमांचल को भी संदेश देने की कोशिश की है। बिहार जाने के पहले नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह मध्य प्रदेश पहुंचे। नाश्ता मध्य प्रदेश में किया, दोपहर का भोजन बिहार में और डिनर असम में। अलग अलग कई कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। मध्य प्रदेश और असम में अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन आज के दौरे से मोदी ने बिहार की सियासत को साधने की पूरी कोशिश की। जिस भागलपुर में मोदी पहुंचे वो बिहार के पूर्वी इलाके का बड़ा शहर है। पूर्वी बिहार रीजन में 7 जिले आते हैं: भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया। यहां विधानसभा की 27 सीटें हैं। 2020 में एनडीए को 20 और महागठबंधन को 7 सीटें मिली थीं। अब मोदी ने आज भागलपुर से मिशन बिहार की शुरुआत की है। मोदी ने इस बार के बजट में बिहार को काफी कुछ दिया भी है, लेकिन इतने से बीजेपी रुक नहीं रही। बिहार को साधने के लिए साड़ी और मखाना वाला संदेश भी खूब दिया जा रहा है। कैसे साड़ी और मखाने से बीजेपी ने सियासी बिसात बिछाने की कोशिश की है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए अब उसे समझाते हैं। मखाने की विशाल काय माला पहनकर कुछ इस तरह भागलपुर में पीएम मोदी का स्वागत किया गया। जो मखाना बिहार को नई पहचान दिला रहा है, उसे पहचान देने के लिए पीएम मोदी को बिहार की तरफ से धन्यवाद कहा गया। मौके पर ही पीएम मोदी ने भी मखाने को इंटरनेशनल बाजार तक पहुंचाने का संकल्प ले लिया। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। सुपरफूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। मखाना पौष्टिक गुणों से भरपूर है, लेकिन फिलहाल इसके सियासी प्रोटीन की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। मखाने को अपने रोजाना आहार से जोड़कर पीएम मोदी ने बिहार के लोगों से भावनात्मक संबंध जोड़ने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। पीएम मोदी ने ये बात ऐसे वक्त कही जब इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं। चुनाव में मखाने का ये मुद्दा सियासी सेहत सुधारने और बिगाड़ने का दम रखता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। बिहार के लिए करोड़ों की योजनाओं की सौगात थी, जिसमें से एक मखाना बोर्ड का गठन भी था। मखाना बोर्ड इन बिहार। फॉर दिस देयर इज अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ बिहार। मखाना बोर्ड बनने से सभी मखाना उत्पादकों को एक मंच मिलेगा, कीमतों में स्थिरता मिलेगी और किसानों को मखाने का उचित मूल्य मिल सकेगा। इससे बिहार के 8 जिलों को सीधा फायदा होने जा रहा है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज शामिल हैं। पूरे देश में मखाने का 85% उत्पादन अकेले बिहार में होता है। यानी मखाना किसानों के अच्छे दिनों का सीधा फायदा एनडीए को चुनाव में मिल सकता है। यही वजह है कि बजट पेश होने के बाद बिहार एनडीए के सांसद पीएम मोदी से मिलने गए थे। तब भी सांसदों ने पीएम मोदी को मखाने की माला पहनाई थी। कल ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया, किसानों से बात की और खेतों में उतरकर खुद मखाना रोपने लगे। सिर्फ मखाना ही नहीं, अलग अलग सियासी संदेशों के जरिए बिहार को साधने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जब बजट पेश किया तो उनका परिधान भागलपुर की सिल्क साड़ी था, जिस पर मधुबनी पेंटिंग उकेरी हुई थी। वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता के सीएम बनने का ऐलान हुआ था। उस दिन उन्होंने भी मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी हुई थी। आज का संयोग देखिए, जब पीएम भागलपुर में थे तो दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने भागलपुरी सिल्क की साड़ी पहनी थी। मखाने से लेकर साड़ियों के जरिए बिहार से अटूट रिश्ता कायम करने की मुहिम शुरू हो गई है। चुनाव में करीब 8 महीने का वक्त बच गया है।
लग रहा है कि फिलहाल बिहार के सियासी संदेशों की बयार आती रहेगी। तो बिहार को जीतने की सारी कोशिशें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही हैं। मोदी ने नीतीश को लाडला बताकर एक तरीके से उन पर और उनके समर्थकों पर इस बात को मानने का दबाव बढ़ा दिया है कि पीएम मोदी मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं। अपने शब्दों के जरिए मोदी ने विपक्ष की उस कूटनीति को कुंद करने की कोशिश की जिसके जरिए नीतीश को एनडीए से तोड़ने की लगातार कवायद चल रही है। 1 जनवरी को लालू यादव ने नीतीश कुमार पर डोरे डाले थे, साथ आने के लिए दरवाजा खोलने की बात कही थी। हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। तब से लेकर आज तक 55 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन बिहार की सियासत में सवाल बना हुआ है कि क्या नीतीश चुनावी साल में फिर से पलटी मारेंगे? नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे? लालू की पार्टी के विधायक का ये बयान महज 4 दिन पुराना है। 20 फरवरी को भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को लेकर ये बयान दिया था और विपक्ष के इन्हीं बयानों की वजह से अटकलों का बाजार गर्म रहता है। सवाल ये कि क्या वाकई में नीतीश के मन में कुछ चल रहा है, और अगर चल रहा है तो इसकी वजह क्या है? असल में जेडीयू चाहती है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़े और जब नतीजे पक्ष में आए तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। बीजेपी को इसमें अभी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जेडीयू बीजेपी नेतृत्व से इस भरोसे की मुहर चाहती है। सूत्रों की माने तो अंदर खाने की खबर ये है कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान की पूरी संभावना बनी हुई है। जेडीयू के नेता 2020 के फॉर्मूले पर सीट बंटवारे की डिमांड रख सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर छोटे सहयोगी दलों के लिए संकट की स्थिति बन सकती है। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में जब एनडीए की बैठक हुई तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी उसमें शामिल नहीं हुए। गैर हाजिर रहने का अलग अलग तर्क दिया गया, लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले मान रहे हैं कि सीटों को लेकर ये एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट हो सकता है। 2020 में चिराग एनडीए से अलग होकर लड़े थे। लोकसभा के हिसाब से देखें तो जेडीयू को 74, बीजेपी को 68, एलजेपी को 29, हमको 6 सीटों पर बढ़त मिली थी। मतलब ये कि 243 में से 177 सीटों पर एनडीए आगे था। लेकिन लोकसभा वाला एनडीए विधानसभा में टूटा तो फिर सत्ता में आना मुश्किल हो सकता है। महागठबंधन की राह आसान होगी। आरजेडी को इस गणित का अंदाजा है, लिहाजा पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है। नीतीश भी चेक एंड बैलेंस की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार में चर्चा वैसे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी गर्म है। इस पूरे मुद्दे पर नीतीश मौन है। हालांकि सहयोगी निशांत की सियासत में एंट्री का रास्ता तैयार कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि परिवारवाद की खिलाफत करने वाले क्या नीतीश बेटी के लिए हामी भर देंगे? बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। 22 फरवरी को पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे तो अटकलों को और हवा मिल गई। पिछले कई हफ्तों से इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। आपको भी राजनीति में आने का अधिकार है। देश का हर नागरिक को राजनीति में आने का अधिकार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात तो किसी को नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी निशांत के राजनीति में आने की वकालत कर रहे हैं। अब तो पार्टी के नेता कहने लगे हैं कि निशांत पर फैसला नीतीश कुमार को लेना है। निशांत जी को राजनीति में आना नहीं आना ये नीतीश कुमार जी के ऊपर निर्भर है। नीतीश कुमार जी के बगैर इजाजत का यह काम संभव नहीं है। जेडीयू के दर्जन भर से ज्यादा नेता खुलेआम निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि जिस परिवारवाद की राजनीति का नीतीश विरोध कर रहे हैं, वो वाकई में अपने बेटे को राजनीति में लाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? देखिए, निशांत जी युवा हैं, वो राजनीति में आ रहे हैं, हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन वो अपने पिता के कदमों पर चल करके बैकफुट पर राजनीति करेंगे या फ्रंट फुट से खेलने का काम करेंगे। उनको बताना चाहिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बैकडोर से राजनीति कर रहे हैं, एमएलसी बन कर करके, वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे निशांत जी या फिर बैकफुट से
बैकडोर से जाएंगे, राज्यसभा या एमएलसी बनेंगे। सवाल नीतीश की चुप्पी को लेकर भी है, जो बेटे की कथित सियासी लॉन्चिंग को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन नीतीश बाबू आज तक क्या स्टैंड लिए रहे हैं भाई? वो किस चीज पर बराबर बोलते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। ये तो नीतीश बाबू को मुंह से आना चाहिए ना, निर्णय लेना नीतीश बाबू। तो आज तक नीतीश बाबू क्या स्टैंड लेते रहे? पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करें ना इस पर। समझने वाली बात ये कि बिहार की राजनीति में दर्जनों नेता पुत्र अभी सियासत में सक्रिय हैं। यहाँ तक कि आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटा बेटी विरासत की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लालू राबड़ी के उत्तराधिकारी तेजस्वी, कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, भागवत झा आजाद के उत्तराधिकारी सांसद कीर्ति आजाद, जगन्नाथ मिश्रा के वारिस मंत्री नीतीश मिश्रा। ये तो वो लोग हैं जो अभी पूरी तरह से सियासत में सक्रिय हैं। सवाल तो ये कि क्या इस लिस्ट में नीतीश अपना नाम भी देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार की सियासत की दो बड़ी पूंजी मानी जाती है। पहला, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं, दूसरा परिवारवाद से दूरी। यही वजह है कि जहां बिहार के दर्जनों नेताओं ने राजनीति में अपने परिवार को उतारा, नीतीश कुमार ने इससे घर परिवार को दूर ही रखा। लेकिन इस सियासी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि नीतीश के आशीर्वाद से ही बिहार में परिवारवाद की राजनीति की डिमांड हाई है। दर्जनों ऐसे नेता हैं जो नीतीश के साथ जुड़े हैं और उनके परिवार वाले उनकी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने निशांत की वजह से परिवारवाद पर होने वाले संभावित हमलों की स्क्रिप्ट अभी से तैयार कर ली है। निशांत जिस तरह के पर्सनालिटी हैं, जिस तरह से उन्होंने खुद को ग्रूम किया है, नीतीश कुमार जी ने अपने बेटे को राजनीति के लिए ग्रूम ही नहीं किया है। जिस तरीके से पटना में सियासी तैयारी हो रही है, उसे देखकर लगने लगा है कि देर सवेर निशांत सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे। और इसके संकेत आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो निशांत कैमरे पर आकर सियासी बात नहीं करते थे, वो अब खुलकर पिता के लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा इस बात की है कि निशांत राजनीति में आते हैं तो उसी हरनौत सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से नीतीश ने सियासी डेब्यू किया था। वैसे पोस्टरबाजी के जरिए उनका विरोध भी शुरू हो चुका है और यही वजह है कि तस्वीरों और बयानों ने पॉलिटिकल गॉसिप को जन्म दिया है। चलिए, ये तो बात हो गई बिहार की सियासत की। अक्टूबर नवंबर में होंगे विधानसभा के चुनाव। हर एक खबर एबीपी न्यूज पर लगातार आप देखते रहेंगे। बिहार के बाद अब आपको लेकर आते हैं दिल्ली, जहां पर चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार बन गई और नई विधानसभा का पहले सत्र की शुरुआत भी हो गई। लेकिन तस्वीर बिल्कुल बदली सी दिखी। बीजेपी के विधायक 26 सालों के बाद सत्ता पक्ष में बैठे, तो 13 साल तक सत्ता पक्ष में रही आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठी। और जिन विजेंद्र गुप्ता को पिछली सरकार में स्पीकर के आदेश पर जब तब सदन से उठाकर बाहर कर दिया जाता था, वो अब विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद सोमवार से विधानसभा के नए सत्र का आगाज हो गया। 3 दिन के इस विशेष सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अरविंदर सिंह लवली ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को विधायक पद की शपथ दिलाई, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हुई। मैं रेखा गुप्ता, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सीएम के बाद दिल्ली के मंत्रियों का नंबर आया, जिसमें मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाबी और कपिल मिश्रा ने संस्कृत में शपथ ली। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जो विधानसभा मेंबर चुना गया, परमात्मा ने चुना, परमेश्वर से नामना सपेंद्रम विधिना स्थापितम भारत के संविधान प्रति। दिल्ली विधानसभा में पूर्वांचल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले आप विधायक संजीव झा, अनिल झा और बीजेपी विधायक चंदन चौधरी सिर पर मिथिला पाग पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि संजीव झा ने संस्कृत में, जबकि अनिल झा और चंदन चौधरी ने शपथ मैथिली में ली। थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल और इमरान हुसैन की बारी आई, तो उन्होंने अपनी शपथ उर्दू में ली। आले मोहम्मद इकबाल, जो असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ,
अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि मैं हिंद के दस्तूर पर जो कानून की रूह से करार पाया है सच्चा एतकाद रखूंगा। क्योंकि आज दिल्ली विधानसभा का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था। जो विजेंद्र गुप्ता नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार में जिन विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर कर दिया जाता था, अब वो दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने स्पीकर पद के लिए विजेंद्र गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा। पूरे सदन ने प्रस्ताव का समर्थन किया। मैं उसका समर्थन करता हूं। पक्ष में भी हो, साथ उनको बधाई देता। जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी नए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को उनके आसन तक ले गए। नए स्पीकर को बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ तो सीएम रेखा गुप्ता ने अध्यक्ष जी को बधाई देने के बहाने आम आदमी पार्टी को याद दिला दिया उन्होंने विजेंद्र गुप्ता के साथ क्या सलूक किया था। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। बहुत संघर्ष किए हैं विजेंद्र जी ने। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई बार बहुत ही बुरे व्यवहार का सामना भी आपको करना पड़ा। कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो विधानसभा से निकाले जाने का एक पुराना वीडियो शेयर करके विपक्ष को अलर्ट कर दिया कि समय का पहिया अब घूम चुका है। ये जो विधानसभा में आपके साथ होता था, जैसे हमारी अभी सीएम महोदय ने कहा, बहुत बुरा होता था। मैं अभी बैठा हुआ यही कह रहा था, बहुत बुरा समय आपने देखा। लेकिन ऐसा होता है, ये समय का चक्कर है। कभी जो आपको उठा के बाहर फेंकते थे, आज उस विधानसभा में नहीं रही। विधानसभा अध्यक्ष के हालांकि पद संभालते ही विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष को क्लियर कर दिया कि सदन में हंगामा नहीं चलेगा। अध्यक्ष की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहले सेशन के पहले ही दिन आपके सदस्यों ने हंगामा शुरू किया तो विजेंद्र गुप्ता ने दो टूक कह दिया, अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह की बात, आपका बोलना कहना, आपके व्यवहार को मैं अनुचित करार देता हूं। ये व्यवहार पूरी तरह से अनुचित है, निंदनीय है। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। हालांकि दिल्ली विधानसभा सत्र के बाकी 2 दिन भी हंगामेदार ही रहने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार को बीजेपी सरकार सदन में वो सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली है जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार पर कथित भ्रष्टाचार के मामलों का पूरा ब्यौरा है। हमारे आज के जनहित स्पेशल में आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगा ली है और जब महाकुंभ के आखिरी 2 दिन बाकी हों तो उससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सकता है? क्या है महाकुंभ के फाइनल राउंड की तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। एक 144 वर्षों बाद बने महासंयोग के आखिरी 2 दिन बचे हैं। वो आखिरी 2 दिन जब हिंदुस्तान का हर सनातनी जो स्नान करने से वंचित रह गया, वो अपनी धार्मिक इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयागराज जा रहा है। हमें पता है महाकुंभ को लेकर दर्शकों का उत्साह स्क्रीन के अंदर से लेकर बाहर तक एक जैसा है। इसलिए इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको महाकुंभ के वो रंग दिखाएंगे जिन्हें आज शायद ही आपने कहीं और देखा हो। शुरुआत भक्तों के उत्साह और प्रशासन की तैयारियों के साथ। हिंदू आस्था के सैलाब को एबीपी न्यूज ने जब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहा तो सबके हाथ एक साथ हमारे दर्शकों के लिए यानी आपके लिए उठ गए। प्रयागराज में है भक्तों का सैलाब, क्योंकि महाकुंभ में बचे हैं आखिरी के कुछ दिन और आखिरी कुछ घंटे भी अगर हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 26 तारीख को है महाशिवरात्रि। लेकिन किस तरह से भक्तों का सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है, हम आपको लेकर के आए हैं उस जगह पर जहां से मेला क्षेत्र की एंट्री होती है। और अगर आप जैसे ही अंदर नजर डालेंगे तो सिर्फ आपको लोगों का, भक्तों का सैलाब नजर आएगा। श्रद्धालुओं का तो ऐसा हिसाब है कि उन्हें किसी दुष्प्रचार, किसी रिपोर्ट, किसी की कही सुनी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका स्नान अच्छा हुआ, बात खत्म। ये संगम का पानी है पूरा साफ पीने लायक पानी और बहुत बढ़िया, नहाने में मजा आया और अच्छा पानी। कहा जा रहा है कि स्नान लायक पानी नहीं है, ऐसी रिपोर्ट आई है। अफवाह है, देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम आपके सामने ही है सबूत के तौर पे। हम लोग घर पे लेके जा रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ भी है लेकिन हमने तो पीने लायक पानी लग रहा है और नहाने में कल पूरा दिन इससे ही पूरा दिन पिया है, कोई बिस्लरी नहीं लिया, यही पिया है पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं। शिवरात्रि से पहले और उस दौरान भी अति उत्साही भीड़ कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, उसके लिए सड़क से लेकर रेल मार्ग तक व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इंतजाम ऐसे किए हुए हैं कि इन रास्तों पर जहाँ पर पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं वहाँ पर गाड़ियों को आने से रोका जाए। हालांकि जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको जरूर निकलवाया जा रहा है।
महाकुंभ जाने की इच्छा आम लोगों के साथ सेलिब्रिटीज के मन में भी है। अब भक्ति तो उनके मन में भी होगी। इसीलिए आखिरी दिनों से पहले अक्षय कुमार ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। सफेद कुर्ता पैजामे में आए अक्षय भक्ति में लीन दिखे। उनके कुछ देर बाद कैटरीना कैफ भी अपनी सास के साथ पवित्र स्नान करने आई। रवीना टंडन ने भी यहां आकर स्नान किया। स्नान के बाद इन लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। बहुत ही मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है। हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ की जो एनर्जी है और the beauty and the significance of everything. अब ये तो वीआईपी हैं। संगम तक पहुंचने की सबकी व्यवस्था पहले से होती है। जिनको वहां तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ती है वो है आम लोग। लोगों का दावा है कि आखिरी के दिनों में नाव वाले उनसे त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए 2000 रुपए तक मांग रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से काफी ज्यादा है। भैया ज्यादा पैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग श्रद्धालु आते हैं तो श्रद्धालु को लूटना नहीं चाहिए। ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। अब बोट कॉर्नर से जाने से क्या होता है, वो गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि क्या अभी टोकन नहीं इश्यू करेंगे, टोकन भी नहीं देते हैं। पैसे मांग 2000 एक लोग का जा रही है। बहुत पैसा मांग रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। मन हो रहा जाए, मन हो रहा नहीं जाए, क्या करें। वोट कर रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। सब बताओ, जब हम उसके लिए 2000 मांग रहे हैं, 2500 मांग रहे हैं। हाँ, एक आदमी का। और हम लोग 3 लोग हैं, वो बोल रहे हैं 4 लोग चाहिए। बताइए, हम किराए पे नहीं चाहिए, एक दूसरा ले आएंगे। हालांकि नाव वालों से नाराज आम जनता के सामने प्रयागराज में कुछ मुस्कुराने की वजहें भी हैं। आपने महाकुंभ में कई लोगों को अपने परिवार वालों की तस्वीरों के साथ पवित्र स्नान करते देखा होगा। इनके अपने इस दुनिया में नहीं रहे तो वो उनकी तस्वीरों को ही पुण्य का भागी बना रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा यूपी के देवरिया का ये लड़का उनसे एक कदम आगे निकला। माई तुहरी अचरा के छाँव कहाँ गइल हो, पूजत जवन रहनी उपाओ कहाँ गइल हो। माई तुहरी अचरा के छाँव कहाँ गइल हो। माँ के जाने का जो दर्द है, मतलब वो फिर लोगों को चाय पिला के आप वो महसूस करते हैं कि सब में आपकी माँ है। जी, मैं कोशिश करता हूँ। मतलब मेरी मम्मी कहीं भी, मतलब वो लड़के की मां 1 साल पहले इसे छोड़कर दुनिया से चली गई। अब ये प्रयागराज आ रही हर महिला में अपनी मां को देखता है और सबको मुफ्त चाय पिला रहा है। किसी ने आपको कहा, ये आपके मन में ये कैसे, ये क्या बात आई? नहीं, मतलब किसी ने नहीं कहा। मैं घर पे था, जो कि मम्मी मेरी थोड़ी सामाजिक आदमी थी। अगर 12 बजे रात को किसी का तबीयत खराब हो जाए तो कोई कह दे तो मना नहीं करती थी। तो उन्हीं से, मतलब स्वभाव उनका बहुत कोमल था, उन्हीं से बस। आखिरी हफ्ता ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों के मन में महाकुंभ पहुंचने की जिद ऐसी सवार हो गई कि वो इसके लिए ट्रेनों में धक्के खाने के लिए भी तैयार हैं। चाहे आप एमपी का कटनी देखिए, यूपी का चंदौली या बिहार का आरा, प्रयागराज रूट के स्टेशनों में महाकुंभ की भीड़ हर दिन दिख रही है। सबकी यही कहानी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, ये वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कब जो है थोड़ी भीड़ कम हो। जो है इंतजार कर रहे थे कि भीड़ थोड़ी कम हो जाए, आखिरी में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महाकुंभ के लिए आए श्रद्धालुओं की वजह से वाराणसी में शिवरात्रि की डबल तैयारियां करनी पड़ेंगी। चाहे वहां के स्टेशन हों या बनारस की गलियां, फिलहाल बनारसी रंग से ज्यादा भीड़ से तंग श्रद्धालु दिख रहे हैं और ये भीड़ 26 तारीख को बहुत ज्यादा रहने वाली है। सनातन के इस संगम पर राजनीति तो शुरू के दिनों से ही चल रही थी। अब आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथ लिया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। मुख्यमंत्री के इस बयान से विपक्ष खासा नाराज है। सीएम की भाषा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, उनको हम क्या कहें, उनका सम्मान करते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि रहती है उसी सबसे प्रयोग करते हैं, उसमें क्या कहा। तो महाकुंभ पर राजनीति भरे लंबी चले, लेकिन उसके रंग, उसका ये जनसैलाब बस आखिरी 2 दिनों तक बचा है। अगले 48 घंटों के बाद संगम की ये चहल पहल खत्म हो जाएगी, लेकिन महाकुंभ 2025 अमर रहेगा। महाकुंभ के रंग आपने देख लिए। उधर यूपी विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। वजह बनी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की वो बात
जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव के लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का जिक्र कर दिया। बस फिर क्या था, समाजवादी पार्टी ने आसमान सिर पर उठा लिया और उनके तमाम नेता डिप्टी सीएम की बर्खास्तगी की मांग करने लगे। ये नारेबाजी यूपी विधानसभा में हुई, जहां डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव के 11 साल पुराने बयान का जिक्र कर दिया। अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब सही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। सदन में प्रश्नकाल का वक्त था। समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह ने अस्पतालों की बदहाली से जुड़ा सवाल पूछा। जवाब में ब्रजेश पाठक ने जांच और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया और बातों बातों में मुलायम सिंह के लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान को दोहरा दिया, जिस पर समाजवादी पार्टी के विधायक भड़क गए। माननीय मंत्री जी लगातार इस तरह की बातें करते हैं। उस दिन प्रश्न के उत्तर में उन्होंने खुदा की नियामत का दी, आज प्रश्न कहाँ था, घुमा के कहाँ लेके चले गए। इस तरह की भाषा उचित है? सदन में सड़क की भाषा चलेगी? विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नारेबाजी और हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। ऐसे में मजबूरन दोपहर 2 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। डिप्टी सीएम के बयान से विपक्ष इस कदर नाराज है कि उनकी बर्खास्तगी की मांग भी की जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जिस नेता को भारत सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने पद्म भूषण दिया हो, उस नेता के बारे में आपका डिप्टी सीएम गैर जिम्मेदाराना पूर्ण बात करता है। अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों की पार्टी है, तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना डिप्टी सीएम को तत्काल बर्खास्त करें, तब जाकर के विपक्ष उनकी बातों में यकीन करेगा। हालांकि खुद ब्रजेश पाठक का कहना है कि विपक्ष के हंगामे का असली मकसद विधानसभा के कामकाज में खलल डालना है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा असंवैधानिक बातें करते हैं, सदन को डिस्टर्ब करते हैं, सदन न चलने देना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, ये उनका प्रथम दायित्व बन गया है। अब सवाल ये कि मुलायम सिंह यादव ने कहा क्या था, जिसे ब्रजेश पाठक ने दोहराया तो समाजवादी पार्टी के विधायक आक्रोशित हो गए। तो 2014 के उस बयान को आप भी सुनिए जो नेताजी ने मुरादाबाद में दिया था। में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। इस बयान पर तब बीजेपी समेत मुलायम सिंह के तमाम विरोधियों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बना था। समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान भी हुआ था और आज 11 साल बाद एक बार फिर दिवंगत नेताजी यानी मुलायम सिंह का वो बयान सुर्खियों में है। वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। यूपी में मुलायम सिंह के कथित अपमान पर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, तो राजस्थान में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के लिए दादी शब्द के प्रयोग पर महादंगल जारी है। मामला बीजेपी सरकार के मंत्री के बयान से शुरू हुआ, जिस पर कांग्रेस विधायकों ने गदर काटा हुआ है। सड़क पर पानी की बौछार और सदन के अंदर बाहर हंगामा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंदिरा जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तस्वीर जयपुर की है, जहां विधानसभा में मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर गदर जारी है। बयान क्या है आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर की सड़कों का मंजर देखिए, जहां विधानसभा कूच कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पुलिस ने कुछ इस तरह से स्वागत किया। कांग्रेस समर्थक विधानसभा घेराव पर अड़े थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोकने का पुख्ता इंतजाम किया था। 22 गोदाम सर्किल पर बैरिकेडिंग की गई थी।
ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता आगे न बढ़ सके। लेकिन जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड को पार करने लगे तो फिर पुलिस ने अपना तरीका अपनाया और वाटर कैनन से पानी की बौछार शुरू कर दी। कुछ लोगों ने पानी की तेज रफ्तार के आगे टिकने की कोशिश की तो ज्यादातर लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। जो बचे कुचे थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और इस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा पहुंचने में नाकाम रहे। ये हुआ क्यों, अब इसकी वजह भी जानिए। सुनिए 21 फरवरी को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री ने क्या कहा। बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। और फिर हंगामा मच गया, जिसके बाद 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रामकेश मीणा, अमीन कागजी, साकिर हुसैन, हाकम अली खान और संजय कुमार को बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर धरना शुरू कर दिया। तब से विवाद जारी है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि दादी कहना कहां से गलत हो गया। और अब आज का जनहित मंत्र। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, विश्वास का मतलब है पूरी सीढ़ियां ना दिखें तब भी आप बेहिचक अपना पहला कदम उठाएं। पहला कदम यकीनन आपको आगे बढ़ने में, मंजिल की ओर जाने में मदद करेगा। इसी के साथ जनहित में अब मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।